नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजू न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। चीन में फैल रही नई बीमारी पर क्या है सरकार का प्लान? भारत के लोगों को कितना खतरा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया पूरा प्लान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह उत्तरी चीन में बच्चों में सांस लेने से संबंधित बीमारियों और H9N2 संक्रमण के मामलों पर निकटता से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीन में सामने आए एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले और श्वसन संबंधित बीमारियों से भारत को कम जोखिम है। उन्होंने बताया कि भारत चीन में इन्फ्लुएंजा की स्थिति से उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मीडिया की कुछ खबरों में उत्तरी चीन में बच्चों में श्वास संबंधित बीमारियों के मामले सामने आने की जानकारी दी गई है, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक बयान जारी किया है। बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चीन में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा से एक व्यक्ति के संक्रमित होने के मामले की WHO को दी गई जानकारी की पृष्ठभूमि में भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने की तैयारी के तहत आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। 13 रेयर डिजीज जिनकी दवाइयां अब देश में ही मिलेंगी और वो भी कम कीमत पर। देश के उन मरीजों के लिए यह खबर राहत देने वाली है जो किसी रेयर या दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हैं और इसकी दवाइयों पर भारी भरकम खर्च कर रहे हैं। 13 रेयर बीमारियों के लिए भारत में दवा बनाई गई है। अब ये दवाइयां करोड़ों में नहीं बल्कि लाखों में मिलेंगी। ऐसी ही एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जिसका सिरप भी मार्च 2024 तक देश में उपलब्ध हो जाएगा। यह सिरप आने से सिकल सेल एनीमिया से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इन दवाइयों के लिए उन बीमारियों को चिन्हित किया गया है जिनका इलाज नहीं है। इन 13 रेयर बीमारियों में सिकल सेल एनीमिया को भी इसमें जोड़ा गया है। अब ये कौन सी 13 रेयर बीमारियां हैं, आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं इनके नाम, और इनकी कीमत जो है वो करोड़ों में है, जो कि अब लाखों में मिल रही है। आपको बता दें कि अभी इन 6 बीमारियों में से 4 की दवाइयां उपलब्ध हैं और बाकी पर मंजूरी मिलना अभी बाकी है, लेकिन यह आधे से भी कम कीमत पर यहाँ पर आपको मिलेंगी। इनकी कीमत करोड़ों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दवाई 3.6 करोड़ रुपए में मिलती है, जो कि अब भारत में 3 से 6 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएगी। 8 दवाइयों पर काम हुआ है, लेकिन अभी 4 को मंजूरी मिल गई है। बाकी की 4 दवाइयाँ अगले महीने तक मिल जाएंगी। अभी इनका अप्रूवल नहीं मिला है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया के लिए यहाँ पर एक दवाई मार्च 2024 तक आएगी। इसकी कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। इन दवाइयों का अन्य देशों में निर्यात भी किया जाएगा। बीपीएससी ने जारी किया दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की डेट शीट जारी की गई है और इस चरण में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली होगी और इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 7 से 16 दिसंबर के बीच होगा। इस बार परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा के मुताबिक इस बहाली के लिए 25 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पदों के लिए 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी शनिवार तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बताया गया है कि आवेदन की तारीख में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि कब कब कौन सी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 7 दिसंबर को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कक्षा 9, 10 तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के स्कूल की कक्षा 6 से 10वीं के लिए परीक्षा होगी। वहीं 8 दिसंबर को कक्षा 9, 10 के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब कब कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इस परीक्षा की तिथि देख सकते हैं कि किस तिथि को कौन सी परीक्षा संचालित होगी। विश्वनाथम का काशी में दिखेगा दम। मेड इन बनारस क्रूज से कर सकेंगे घाटों की सैर। इतना होगा किराया और ये होगी इसकी खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेड इन बनारस क्रूज तैयार हो गया है। 8 महीने में इस देसी क्रूज को तैयार किया गया है। यह क्रूज वाराणसी में गंगा की लहरों पर पर्यटकों को काशी दर्शन कराएगा। यह क्रूज वाराणसी में चलने वाले लग्जरी क्रूज अलकनंदा से भी बड़ा है। बात यदि इसके किराए की करें तो इसका किराया अलकनंदा क्रूज का आधा है। यह देसी क्रूज लग्जरी सुविधाओं से लैस होगा और इसे तैयार करने वालों ने इसका नाम श्री विश्वनाथम रखा है।
अजय साहनी ने बताया कि इस क्रूज में एक बार में 120 यात्री सफर कर पाएंगे। यह क्रूज 2 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर फुल्ली एसी होगा, जबकि सेकंड फ्लोर पर ओपन रूफ टॉप जैसी व्यवस्था होगी। इसके अलावा इसमें बायो टॉयलेट की भी व्यवस्था है। पर्यटक इस क्रूज से सुबह में बनारस के साथ शाम को काशी दर्शन और घाटों के दीदार के साथ विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भी दीदार कर पाएंगे। सुबह इस क्रूज से काशी दर्शन के लिए पर्यटकों को 450 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि शाम को 550 रुपए के पैकेज में इस क्रूज से पर्यटक को 80 से नमो घाट तक के सफर के साथ गंगा आरती भी देखने को मिलेगी। चंद्रयान 3 के बाद फिर से इतिहास रचने वाला है इसरो। चंद्रयान 4 भेजने की हो रही है तैयारी। बता दें कि चंद्रयान 3 के सफलता के बाद इसरो के हौसले काफी बुलंद हैं। अंतरिक्ष मिशन के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को लैंड कराया हो। चंद्रयान 3 के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने मून मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी में भी जुट गया है और इसके लिए उसने जापान के स्पेस एजेंसी जाक्सा से पार्टनरशिप भी किया है। आपको बता दें कि ये चौथा मून मिशन पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। चंद्रयान 3 को इस प्रकार से तैयार नहीं किया गया था कि वह पृथ्वी पर वापस लौट सके, लेकिन जो भी हो, चंद्रयान 3 के रोवर और विक्रम लैंडर ने 14 दिन तक इसरो को अहम जानकारियां और डेटा उपलब्ध कराया था। इससे इतर चंद्रयान 4 चंद्रमा पर जाएगा और लैंड करेगा और वहां से सैंपल लेकर धरती पर वापस भी लौटेगा। महिला प्रीमियर लीग के नीलामी की तारीख आई सामने। 29 खिलाड़ियों को किया जाएगा रिलीज। इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर महिलाओं की T20 लीग की शुरुआत करने के बाद अब इसके दूसरे एडिशन की तैयारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने घोषणा की है कि महिला प्रीमियर लीग WPL के 2024 के चरण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 9 दिसंबर को मुंबई में होगी। WPL दूसरा चरण अगले साल फरवरी-मार्च में हो सकता है। वहीं मुंबई इंडियंस गत चैंपियन है, जिसने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इस साल के शुरू में 26 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता था। 5 फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स ने नीलामी से पहले 60 क्रिकेटरों को बरकरार रखा है, वहीं जिसमें 21 विदेशी खिलाड़ी हैं और मौजूदा टीम में से 29 खिलाड़ियों को अनुबंध मुक्त किया गया है। 48 घंटे में $10 लाख दो, वरना टर्मिनल 2 को उड़ा दूंगा। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने बताया कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल भेजने वाले ने मुंबई एयरपोर्ट पर विस्फोट को रोकने के लिए 48 घंटे के भीतर बिटकॉइन में $1 मिलियन यानी $10 लाख की मांग की है। मुंबई पुलिस ने कहा कि सहार पुलिस ने ईमेल आईडी जो कि ये है उसका उपयोग करके धमकी भरा एक मेल भेजने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक यह मेल गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL के फीडबैक इनबॉक्स पर भेजा गया था। धमकी भरे ईमेल में लिखा है विषय विस्फोट। मेल के टेक्स्ट में लिखा है कि यह आपके एयरपोर्ट के लिए अंतिम चेतावनी है। अगर दिए गए पते पर बिटकॉइन में $1 मिलियन ट्रांसफर नहीं किए तो हम 48 घंटे के भीतर टर्मिनल 2 को बम से उड़ा देंगे। 24 घंटे के बाद हम एक और चेतावनी जारी करेंगे। पकड़ौआ विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा बंदूक की नोक पर जबरदस्ती सिंदूर लगाना शादी नहीं। बिहार में पकड़ौआ विवाह या जबरन बंदूक की नोक पर हुई शादी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने ये माना है कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक दोनों की इच्छा न हो और दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे नहीं लेते हैं तब तक इसे विवाह नहीं माना जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने एक भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया है। उन्हें 10 साल पहले बिहार में अपहरित करके बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उनकी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। याचिकाकर्ता और नवादा जिले के रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था जब वह लखीसराय के एक मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे। यह घटना बिहार में पकड़ौआ विवाह यानी विवाह योग्य उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज देने से बचने के लिए कपटपूर्ण तरीके का सहारा लेकर किया जाने वाला एक विवाह का उदाहरण था, जो कि एक सामाजिक बुराई है और इस विषय पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं।
याचिकाकर्ता सभी रीतियों के संपन्न होने से पहले दुल्हन के घर से भाग गया और ड्यूटी पर फिर से लौटने के लिए जम्मू कश्मीर चला गया तथा छुट्टी पर लौटने के बाद शादी को रद्द करने की मांग करते हुए लखीसराय की परिवार अदालत में एक याचिका दायर की थी। परिवार अदालत ने 27 जनवरी 2020 को उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। वहीं बता दें कि हाईकोर्ट ने अब कहा है कि जब तक दोनों की इच्छा न हो और दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे नहीं ले लेते हैं तब तक इसे विवाह नहीं माना जाएगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डेडलाइन तय, लग्जरी बर्थ में सोते हुए करेंगे अब सफर। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पसंदीदा बन चुकी है। सुविधाजनक सफर की वजह से ज्यादातर रूटों पर चलने वाली ट्रेन का ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है। भारतीय रेलवे इस ट्रेन के सफर को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने जा रहा है और इसी क्रम में अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने वाली है, जिसकी डेडलाइन भी अब तय हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रैक पर आने की डेडलाइन बताई है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगेगी। यह वंदे भारत बेहद साज सज्जा वाली होगी और इसे सफर करने का अपना ही अलग अनुभव होगा। मौजूदा समय में चल रही सभी वंदे भारत एक्सप्रेस केवल चेयर कार वाली है, यानी कि इसमें बैठकर ही सफर किया जा सकता है। ये ट्रेन जिन स्टेशनों से चलती है रात में उन्हीं स्टेशनों में वापस आ जाती है। अब रेलवे वंदे भारत के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाने जा रहा है और इनको राजधानी की तरह ही चलाने की योजना है, यानी कि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी का सफर तय करेंगी। अब ये रात में चलेंगी, जिसमें यात्री सोते हुए सफर कर सकेंगे। जियो ने निभाया फर्ज, सुरंग में 41 मजदूरों को निकालने में दिया बड़ा योगदान, रिकॉर्ड समय में बिछा दी 100 Mbps की लाइन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने का काम पिछले 13 दिनों से चल रहा है। देश भर में इन जिंदगियों के लिए दुआएं की जा रही हैं। सुरंग में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जिस हिस्से में ऑपरेशन जिंदगी को चलाया जा रहा है वहां पर मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बनी थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया है जियो नेटवर्क ने। जियो के मोबाइल नेटवर्क ने न सिर्फ रेस्क्यू टीम को लगातार मदद मिल रही है, बल्कि यहाँ से देश और विदेश में आसानी से संपर्क भी स्थापित किया जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए देश भर की कई एजेंसियां और संगठन काम पर लगे हैं। इस महत्वपूर्ण काम में अहम योगदान जियो नेटवर्क दे रहा है। जियो ने उत्तरकाशी में टनल के करीब मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया और रेस्क्यू के काम में अपनी जरूरी भूमिका अदा की है। रेस्क्यू की इस मुश्किल घड़ी में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी जरूरत थी। प्रशासन व शासन की ओर से जैसे ही जियो से मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जरूरत को सामने रखा गया, जियो ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए पहली बार इतनी तेजी से मोबाइल कनेक्टिविटी और डेटा के लिए 100 Mbps की लीज लाइन उपलब्ध करवा दी। उत्तराखंड का ये इलाका राज्य से बिल्कुल उत्तर में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए देहरादून से 8 घंटे का समय लगता है। फिर भी सुरंग धंसने के बाद सबसे पहले जियो नेटवर्क ने मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी को तैयार कर दिया और लगातार जियो नेटवर्क रेस्क्यू टीम की मदद कर रहा है। जीवन दान का मौका, मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को दिखी उम्मीद की किरण, कतर कोर्ट ने कबूल कर ली यह अर्जी। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि कतर की अदालत ने सजा के खिलाफ अर्जी स्वीकार कर ली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस मामले पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और काउंसुलर संबंधित सहायता देना जारी रखेगी। इस प्रक्रिया में फैसले को कतर सरकार द्वारा गोपनीय रखा गया है। न तो कतर के अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। डीके शिवकुमार को मिली बड़ी राहत, सीबीआई केस वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का हमला। कांग्रेस शासित राज्य सरकार द्वारा कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। कैबिनेट ने कहा है कि सीबीआई को केस सौंपने की मंजूरी देना गैर कानूनी था। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि पिछली सरकार द्वारा मामले को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। प्रस्ताव में मामले को राज्य पुलिस या लोकायुक्त को सौंपने का
प्रावधान है। दरअसल बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में काम कर रहे हैं और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि यह मामला 2019 में कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई को दिया गया था। अफगानिस्तान ने दिल्ली में अपना दूतावास हमेशा के लिए किया बंद, फैसले की बताई वजह। अफगानिस्तान ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों को कारण बताते हुए नई दिल्ली में अपने दूतावास को अब अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला 30 सितंबर को अफगानिस्तान के दूतावास के संचालन को रोकने के बाद लिया गया है, जो कि इस उम्मीद में किया गया था कि भारत सरकार का रुख नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास के कामकाज को सामान्य रूप से चालू करने के लिए अनुकूल विकसित होगा। अफगानिस्तान के दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है कि नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास को भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने पर खेद है। दरअसल अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है और यह फैसला 30 सितंबर को अफगानिस्तान के दूतावास के संचालन को रोकने के बाद लिया गया है। अफगानिस्तान दूतावास के एक बयान में कहा गया है कि भारत में अफगानिस्तान शरणार्थियों, छात्रों और व्यापारियों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। डीप फेक पर एक्शन में केंद्र सरकार, आईटी मंत्री ने सोशल मीडिया को दिया 7 दिन का टाइम, फर्जी वीडियो पर लगाम कसे। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही ऐसी सामग्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि मध्यस्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर वे यह खुलासा करते हैं कि सामग्री कहां से आई है तो उसे पोस्ट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी उपयोग की शर्तों को आईटी नियमों के अनुरूप करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 4 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है और उन्हें चिकित्सा के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन शर्तें लगाई थी कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए या बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए। मिर्गी के दौरों को ठीक कर सकता है योग, जानकर होगा आपको आश्चर्य। एम्स दिल्ली की स्टडी में दावा। मिर्गी की बीमारी आम तौर पर जन्मजात होती है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद इस बीमारी की शुरुआत होती है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को अचानक से दौरा पड़ता है। यह एक क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क सामान्य तरीके से काम नहीं करता। ये दौरे थोड़ी सी देर के लिए पड़ते हैं, लेकिन इसमें दिमाग का शरीर से संतुलन हट जाता है और मरीज की हालत अजीब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके चलते इन्हें पढ़ाई, नौकरी और समाज में भी अलग नजरिए से देखा जाता है। भारत में करीब 1 करोड़ लोग मिर्गी से जूझ रहे हैं, लेकिन हाल ही में दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने दुनिया की पहली स्टडी की जिसमें मिर्गी के मरीजों की इन समस्याओं और उनके समाधान पर रिसर्च की गई। अमेरिका के जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित इस रिसर्च में इसलिए भी खास है कि इसमें मिर्गी के दौरों पर योग के बेहतरीन असर की बात कही गई है। रिसर्च ये बताती है कि योग की 3 क्रियाओं सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान की वजह से मिर्गी के मरीज सामान्य जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की HOD प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी और रिसर्च करने वाली PhD स्कॉलर डॉक्टर किरणदीप कौर की ओर से 160 मरीजों पर यह रिसर्च की गई थी। इस बारे में डॉक्टर मंजरी बताती हैं कि मिर्गी के मरीजों को जीवन भर दवा खानी पड़ती है। हालांकि दवा खाते हुए भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इन मरीजों को होती है। खास बात है कि इन समस्याओं पर अभी तो दुनिया भर में कोई शोध नहीं हुआ था, लेकिन एम्स में ऐसा पहली बार हुआ है। किरणदीप ने कहा कि एम्स की रिसर्च में शामिल 160 मरीज वे थे जो दवाइयां ले रहे थे। इन मरीजों में से 80 को योग की क्रियाएं कराई गई, जिनमें योग, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम शामिल है, जबकि दूसरे कंट्रोल ग्रुप के 80 मरीजों को सिर्फ दवाइयों और शाम योग यानी दिखावटी योग कराकर रखा गया। इसके बाद 3 महीने तक इन सभी मरीजों पर नजर रखी गई और इस क्रिया के असर को देखा गया। जिस ग्रुप को योग का इंटरवेंशन दिया गया उन सभी मरीजों को 12 हफ्ते
तक 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन के 7 सत्र दिए गए। इसके अलावा सभी को हफ्ते में कम से कम 5 बार 30 मिनट के लिए घर पर भी इन्हीं योग क्रियाओं का अभ्यास कराने के लिए कहा गया। डॉक्टर किरणदीप कहती हैं कि इसमें कोई भी योगासन बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला नहीं था। 3 महीने बाद जो परिणाम देखा गया वह काफी सुखद था। 3 महीने तक मरीजों की निगरानी के बाद ये पाया गया कि योग न करने वालों या सिर्फ नाम के लिए योग करने वालों की तुलना में नियमित रूप से रोजाना योग के सत्रों का अभ्यास करने वाले मरीजों की बीमारी में सुधार देखा गया है। ये देखा गया कि योग करने वाले मरीजों के सिर्फ स्टिग्मा और एंजाइटी या खुद को सामान्य लोगों से अलग महसूस करने की आदत में ही नहीं, बल्कि मिर्गी के दौरे की फ्रीक्वेंसी में भी 7 गुना तक का सुधार देखा गया। साथ ही मेंटल हेल्थ भी काफी बेहतर हुई है। संजय सिंह को अब जेल में मिलेगा गर्मा गर्म पानी। ठंड को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद की इस याचिका पर कोर्ट ने दी है मंजूरी। बता दें कि कोर्ट में संजय सिंह ने एक याचिका दाखिल करके कहा है कि ठंड के मौसम में उन्हें गर्मा गर्म पानी पीना होता है, लेकिन वह जेल में नहीं मिल पाता है। इसलिए अपनी जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली दिए जाने को लेकर संजय सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब उन्हें कोर्ट में गर्मा गर्म पानी मिल पाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अमित शाह की जनसभा के लिए दी अनुमति। ममता सरकार की अपील हुई खारिज। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा के आयोजन की अनुमति देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जुलूस, रैलियां और सभाएं नियमित बात हो गई हैं। भाजपा की जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश TS शिव ज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में एकल पीठ के 20 नवम्बर के आदेश को चुनौती संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में और विशेष रूप से कोलकाता में जुलूस, रैलियां और सभाएं होना नियमित बात हो गई है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने भाजपा को 29 नवंबर को कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी थी। आखिर क्या हुआ केस में कि जब सुप्रीम कोर्ट से बोला एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का दोषी अब तो छोड़ दो। 2002 में बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई और अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट में विकास यादव के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल 22 साल से जेल में बंद है और उसको रिहा किया जाना चाहिए। वहीं नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने विकास यादव की याचिका का विरोध किया है। नीलम कटारा के वकील ने कहा कि विकास यादव की पहले सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अब रीट याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रीट याचिका में विकास यादव ने अपनी रिहाई की मांग की और कहा कि जेल की सजा काटते हुए मुझे 22 साल हो गए हैं। नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ही विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी। विकास यादव को निचली अदालत और हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 25 साल सजा सुनाई थी, जिसमें से वह अब 22 साल पूरे कर चुका है। पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं के पंजीकरण आदि का आयोजन होगा। इसके साथ ही माई भारत पोर्टल पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।